मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार आप सबके साथ में मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरू करते हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो। और देखिए, हर रोज हम चाहते हैं कि आप खबरों से अपडेटेड रहे, इसलिए सैटरडे हो या संडे हो, हर दिन लेकर आते हैं हम आपका फेवरेट मॉर्निंग बुलेटिन। तो देश दुनिया की हर एक मॉर्निंग अपडेट जानने के लिए, हर एक बड़ी छोटी हर खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई। दरअसल भाजपा के नेता निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट को लेकर। फिलहाल जेपी नड्डा के द्वारा ट्वीट करके सिरे से इसको खारिज कर दिया गया है कि उनकी व्यक्तिगत राय है निशिकांत दुबे की, और हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, झारखंड से आते हैं निशिकांत दुबे, कई बार अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहे हैं, और इस बार जो बात उन्होंने कही है उसको अब बीजेपी आला कमान ने सिरे से खारिज किया है। और दरअसल निशिकांत दुबे ने कहा था कि कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है, और इसी को लेकर अब जेपी नड्डा ने स्पष्टीकरण दिया है, ट्विटर के प्लेटफॉर्म के जरिए ट्वीट किया है। आपको दिखाते हैं डिटेल। देश में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए एक समय सीमा तय करने का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ऐतराज जताया है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं। निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस उन पर हमलावर है। ओवैसी और कांग्रेस ने निशिकांत दुबे के इस बयान पर सवाल खड़े किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। बीजेपी आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप? सत्ता में आप है, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगी। कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। ऐसा नहीं कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा हो। पहले भी बहुत सारे मसले ऐसे हुए कि पूर्ण बहुमत की सरकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर के फैसले दिए। तो इसमें ये इतनी जो बौखलाहट हो रही है, ये बहुत समझ से बाहर है। ये मामला तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के बीच हुए विवाद से उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को आदेश दिया था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है, तो वहीं बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। ये ऑर्डर 11 अप्रैल को सामने आया था। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से आपको बताते हैं। हिंसा वाली जगह पर राज्यपाल पहुंची और उन्होंने पीड़ितों से, उनके परिवारों से मुलाकात की। लगातार सीवी आनंद बोस जो राज्यपाल है पश्चिम बंगाल के, वो पीड़ितों के साथ मुलाकात कर रहे। कल महिला आयोग का जो प्रतिनिधि मंडल एनसीडब्ल्यू का, वो भी पश्चिम बंगाल पहुंचा था और पीड़ित महिलाओं के साथ बातचीत उनके द्वारा की गई थी। राज्यपाल जब उनके बीच पहुंचे तो उनकी आपबीती सुनी और पीड़ितों ने बताया कि वो भयावह दिन कैसा था जब भीड़ ने उनके घरों पर हमला किया था। हर मदद सुनिश्चित भी उनके द्वारा की गई कि जितनी भी मदद होगी, जितनी वो कर सकते हैं, उनके द्वारा की जाएगी। डिटेल रिपोर्ट आपके साथ। पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर लगातार सियासत जारी है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने मुर्शिदाबाद में हिंसा वाली जगह का दौरा किया। राज्यपाल ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। इस बीच बंगाल में हिंसा पीड़ित इस मामले की जांच सीबीआई और एनआईए से कराने की मांग कर रहे हैं। कैंप के लिए डिमांड कर रहे हैं, एनआईए सीबीआई जांच के लिए है। सीबीआई जांच भी चाहिए, मुझे कैंप भी चाहिए। हम लोग रहेंगे कैसे यहाँ पे? हम लोगों का जान का कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। घर में घुस के मर रहा है, कैसे रहेंगे यहाँ पे? हम घर में कोई नहीं है, घर छोड़ के भाग गए सब। हम लोगों को तो डर है ना, आज उसका साथ हुए, कल हम मेरे साथ होगा, मेरे पति के साथ होगा, मेरे बच्चे के साथ होगा, तब कहाँ जाएंगे? इसलिए सब भाग गए। डर लग रहा अभी भी आप? बहुत डर लगता है। ऐसे कैसे चलेगा? हम लोग ऐसे कैसे जाएंगे? यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे?
राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधि मंडल ने भी मुर्शिदाबाद का दौरा किया। इस मौके पर खुद NCW के अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर सिंह पीड़ितों के घर गईं और उनसे मिलकर उनकी आपबीती सुनी। ये बहुत ही महिलाओं को पीड़ा देने वाली, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी तकलीफ और इतना दुख दर्द उनको है। इसको देखते हुए मैं बहुत निशब्द हूँ, अभी कोई बात नहीं करूँगी, मैं निशब्द हूँ। बंगाल में हिंसा को लेकर सियासत भी हो रही है। इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार को घेर रही है। इस मामले में प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का कहना है कि हिंसा के मामले में ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल की सरकार हिंदुओं को सुरक्षा देने के लिए क्यों असमर्थ हुई। सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की तरफ से बार बार बोला गया कि बाहर वाले थे, बाहर के लोग थे। लोकल्स लोग बोल रहे कि नहीं, बाहर वाले नहीं थे, आजू बाजू के लोग थे। यहाँ तक कि एक शिक्षक का घर तोड़ा गया और वो शिक्षक बोल रहे उसमें कुछ उनके स्टूडेंट्स थे जिन्होंने शिक्षक का घर तोड़ा और हिंदू शिक्षक है इसलिए तोड़ा गया। आज ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी को कोर्ट में जाकर प्रूव कर चुकी है। ममता बनर्जी की पुलिस प्रूव कर रही है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा को लेकर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या इस मुद्दे को बीजेपी चुनावी मुद्दा बना पाती है या नहीं। बंगाल में जो भी कुछ हो रहा है उसके ऊपर ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के ऊपर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से बीजेपी बंगाल को लेकर, पश्चिम बंगाल को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक हो गई है और ममता बनर्जी लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। इससे पहले भी उन्होंने हिंसा फैलाने का जो आरोप है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया था। बीजेपी के सहयोगियों में आरएसएस भी शामिल है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से ये बात कही। साथ साथ में जो भी कुछ हिंसा बंगाल में हुई उसकी निंदा वो करती है, ऐसा उनके द्वारा कहा गया। और ये भी कहा गया कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक जितने भी लोग हैं उनको साथ में काम करना चाहिए। और इधर ममता बनर्जी बीजेपी और आरएसएस पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ दावा ये हो रहा है कि मुर्शिदाबाद में जो हिंसा एकदम प्लानिंग के साथ की गई, क्योंकि देखिए पहले घरों की मार्किंग की गई, स्याही लगाई गई हिंदू घरों के आगे और फिर इस हिंसा को अंजाम दिया गया। और एक एक सच लगातार टाइम्स नाउ नव भारत आपके सामने रख रहा है। हमारी टीम वहां पर ग्राउंड पर मौजूद है। अभिषेक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंसा हुई और पलायन की घटना निकल के सामने आई, उसके बाद से कई सारे सवाल उठने लगे। सवाल इस बात को लेकर भी कि आखिर लोग यहाँ से पलायन क्यों कर रहे थे। तमाम नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। NCW की जो टीम है वो पहुंची हुई है, मुलाकात कर रही है। लेकिन लोगों के अंदर जो विश्वास बहाली को लेकर एक जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कल भी हमने देखा था गवर्नर NCW NHRC जो है वो पहुंची हुई थी और मुलाकात की थी। अच्छा मैम, जिस तरीके से हमने देखा मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा हुई, घरों को स्पेशली टारगेट किया गया, चिन्हित किया गया, उसके बाद एक तरीके से हमने रिपोर्ट भी किया कि स्याही लगाई गई। यहाँ के लोगों ने बताया कि एक एसी कमरा में बैठ के प्लानिंग किया गया है और बड़ा प्लान के साथ ये लोग मैदान में उतरे। और जब यहाँ पे उतरे तो सबके घर को देख देख के घर के जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उनको निकाला। महिलाओं का इज्जत लूटा गया और महिलाओं का गले में चाकू लगा के बोला, चाकू क्या वो क्या बोलते हैं, कटारी, उसको लगा के बोला कि तुम अल्लाहू अकबर बोलो, नहीं तो अभी तुम्हारे इज्जत हम लूटेंगे। तो वो महिला यहाँ पे रो रही है कि हम भगवान के पास हम माफी चाहते हैं कि हमें अल्लाहू अकबर बोलना पड़ा। ये परिस्थिति उन्होंने क्रिएट किया। हिंदुओं को थ्रेट करना, हिंदुओं के ऊपर एक आतंक के वातावरण फैलाना, यही काम इन्होंने किया। बड़ा सिस्टमैटिकली किया, बड़ा प्लान्ड वे में किया। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक बार फिर से सड़कों पर करने को लेकर तैयार है। वक्फ कानून बड़े आंदोलन। जब से वक्फ बिल कानून में तब्दील हुआ है तब से लगातार जो प्रदर्शनों का दौर है वो जारी है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा और 11 साल में मुसलमानों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, ऐसी बात उनके द्वारा कही गई। देखिए 30 अप्रैल से 1 जून तक कई चरणों में ये विरोध जो है वो देश के अलग अलग शहरों में सड़कों पर नजर आने वाला है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शुरुआत से ये बात कह रहा है कि हम लागू नहीं होने देंगे इस कानून को और इसको लेकर हम सड़कों पर उतरेंगे। एक बार फिर से इस लिस्ट वक्फ कानून के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में AIMPLB
30 अप्रैल से 1 जून तक कई चरणों में होगा विरोध प्रदर्शन। वक्फ कानून के खिलाफ AIMPLB बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ये आंदोलन 30 अप्रैल से लेकर 1 जून तक कई चरणों में होगा। हैदराबाद में AIMPLB की बैठक में इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इस बैठक में AIMPLB अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा तमाम मुस्लिम विंग के नेता मौजूद रहे। AIMPLB की बैठक में ये तय किया गया कि 30 अप्रैल को रात 9 बजे से 10 बजे तक अंधेरे में रहकर विरोध होगा। 18 मई को सेक्युलर नेताओं की राउंड टेबल मीटिंग होगी। 22 मई को हैदराबाद के हॉकी ग्राउंड में मुस्लिम महिलाओं की बड़ी जुटान होगी। 25 मई को पूरे तेलंगाना में 2 से 2:30 बजे ह्यूमन चेन बनाई जाएगी। 1 जून को इंद्रपाग धरना चौक पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि 11 सालों से मुसलमानों को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पर हमला कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को छीनने की कोशिश कर रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी मुस्लिम खवातीन को ताकतवर बनाने के बजाय उनके सरों से हिजाब को छीन रहे हैं। 11 साल से नरेंद्र मोदी बुलडोजरों के जरिए सबसे ज्यादा दलित और मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर हमारी शरीयत को हमसे छीनना चाहते हैं। तो वहीं AIMPLB के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि कोर्ट ने इस कानून को रद्द नहीं किया बल्कि अंतरिम राहत दी है। धोखा है, गलतफहमी। कोर्ट ने इस कानून को अभी मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया है बल्कि वक्ती राहत दी है। हम ये जरूर उम्मीद रखते हैं कि हमारी अदालत आलिया इंसाफ से काम लेते हुए इस पूरे कानून को रद्द कर देगी, लेकिन अभी हमें मुतमईन नहीं होना है। नारे तकबीर! वहीं जिस तरह से वक्फ के खिलाफ AIMPLB हमला बोल की तैयारी कर रहा है, उससे वक्फ पर अभी भी सियासत गर्म ही रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वोट 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो जुबानी जंग है वो बहुत ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। और इसके जो जवाब देने का जिम्मा था वो अखिलेश यादव ने खुद उठाया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हिंसा हो रही है उसके लिए सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है और इसलिए इस पूरे मुद्दे को लेकर दोनों ही तरफ से जो सियासी गर्मा गर्मी है वो साफ देखी जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र से लेकर शुरू हुए विवाद और फिर राणा सांगा के अपमान तक बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। यूपी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर सपा और कांग्रेस पर समाज को जातियों में बांटने का आरोप लगाया है। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पर तीखा हमला बोला। योगी ने कहा कि सपा के नेता महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो दलितों के साथ भी छलावा और दिखावा करते हैं। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है। बहनों और भाइयों, यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ के हमले का जवाब देते हुए सपा सुप्रीम अखिलेश यादव ने कहा कि बंगाल में जो हो रहा है उसमें बीजेपी का हाथ है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी घटना से राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। जो कुछ हुआ होगा उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ रहा होगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, दोनों ही तरफ से जुबानी हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में अभी ये जुबानी तलखियां और बढ़ेंगी, अभी और जुबानी बौछारें होंगी ताकि सियासी पारा गर्म रहे। वाराणसी में जो दाल मंडी के व्यापारी हैं आजकल वो बहुत ज्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं और वजह है सड़कों के चौड़ीकरण करने का आदेश।
दरअसल देखिए अभी तक फाइनल मोहर इस पर नहीं लगी है, लेकिन सुगबुगाहट इसलिए तेज है क्योंकि व्यापारियों को इस बात का डर है कि अगर चौड़ीकरण किया गया तो उनके धंधे पर इसका असर पड़ सकता है। वाराणसी की चर्चित दाल मंडी में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। मुस्लिम बहुल दाल मंडी में दशकों पुराना अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने अब तैयारियां तेज कर दी है। ये दाल मंडी पूर्वांचल की सबसे बड़ी दाल मंडी है। इस खबर के सामने आने के बाद मंडी इलाके में व्यापारियों के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। अरे चौड़ाई करना तो जरूरी है, लेकिन एक लिमिट होना है। शहर के अंदर है ना, कोई जीटी रोड तो है नहीं है। जो जहाँ पतला है थोड़ा चौड़ा कर ले, आने जाने का आगमन सही हो जाए। अब इतना ज्यादा चौड़ा करना जीटी रोड की तरह तो हमें तो नहीं समझ में आता। बहुत लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी। PWD ने यहाँ सर्वे कर 146 मकानों को चिन्हित किया है, तो वहीं सड़क चौड़ीकरण में 6 मस्जिदें भी आएंगी। इन सब की सूची बनाकर PWD ने शासन प्रशासन को भेज दी है। आने वाले दिनों में इस सड़क को 56 फीट चौड़ा किया जाएगा। व्यापारी इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। नहीं भी हो सकता, दोनों बात है। कोई जरूरी नहीं कि मस्जिद भी आए। मस्जिद तो ये अलग हटी हुई है, मतलब मस्जिद से 3-4 फुट जगह छूटा हुआ है पहले ही से। 17 मीटर जब चौड़ा होगा तो जाहिर सी बात है कि मस्जिद का भी हिस्सा है। हाँ, तो थोड़ा बहुत जो आना होगा तो आएगा वो। सरकार की इस कदम को किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? कितना वाजिब है, गैर वाजिब है, आप लोग क्या सोचते हैं? ये तो एकदम नाजायज हो रहा है, जायज थोड़ा नहीं हो रहा है। ये सब काम नाजायज हो रहा है। किसी गरीबों को जाड़ा जा रहा है, किसी को तोड़ा जा रहा है, किसी को हटाया जा रहा है। ये सब नाजायज हो रहा है, जायज नहीं हो रहा है। जायज होता तो इतनी बात थोड़ी ना होती। पहले बात हुई रही कि 2-2.5 फुट टूटेगा, अब पता लगा 17 मीटर टूट रहा है, तो कितना फर्क हो गया। दाल मंडी में अतिक्रमण हटाकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्ते का चौड़ीकरण किया जाना है। इस पर 210 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के बाद यहाँ रोजगार के अवसर खुलेंगे। क्या 19 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स यानी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ जाएंगे? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा? हालांकि अभी किसी भी तरीके का बयान देना बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एक साथ में आए हैं। ऐसी क्या कोई मजबूरी है जो उन दोनों को दोबारा से रीयूनाइट होना पड़ रहा है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या साथ आएंगे उद्धव और राज ठाकरे? भाईचारे का इशारा, क्या सियासी मजबूरी? क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आने वाले हैं? क्या महाराष्ट्र के सबसे दिग्गज राजनीतिक घराना एक साथ आएगा? क्या दोनों भाइयों के हालिया बयान से ये समझ आने लगा है कि तलखियों में कमी आने लगी है। इसकी पुष्टि खुद संजय राउत ने भी की। राज ठाकरे जी ने अपनी बात रखी। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है दो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना क्या सियासी मजबूरी है या फिर वाकई महाराष्ट्र की जरूरत के लिए दोनों भाइयों की तरफ से ऐसा बयान आया है? वैसे राजनीति में कोई भी कदम बिना सोचे समझे नहीं चला जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके पीछे अपना अपना स्वार्थ भी होगा। श्वेता, अक्सर कहा जाता है कि इंसान अपनी गलतियों पर सबसे बड़ा वकील और दूसरे की गलती पर सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, और ऐसे ही जब तक कोई चोर पुलिस के चंगुल में नहीं फंसता तब तक वो अपने आप को 30 मार खान समझता रहता है। लेकिन जब पुलिस का पंजा पड़ता है साक्षी, तो फिर वो अपने अपराध को पाप और पुलिस को अपना बाप समझने लगता है। हाथ में हथकड़ी, आसपास पुलिस का पहरा और बीच में 3 बदमाश। तीनों क्राइम की दुनिया में बच्चे हैं, लेकिन पुलिस ने इन्हें वो सबक दिया है जिसे पूरे रास्ते दोहराते हुए जा रही है। मध्य प्रदेश की विदिशा पुलिस ने तीनों बदमाशों का सरे बाजार जुलूस निकाला। तीनों पर ड्यूटी से घर जा रहे वार्ड बॉय पर हमले का आरोप है।
12 अप्रैल को वार्ड बॉय रघुवीर सिंह जिला अस्पताल से अपने घर जा रहा था। रास्ते में तीनों बदमाशों ने उसे रोका और धारदार हथियार से हमला कर दिया। जिस जगह हमला किया वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, लिहाजा पुलिस को आरोपियों तक पहुंचने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। फिर भी पुलिस ने आसपास के करीब 200 सीसीटीवी को खंगाला, 250 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की, तब जाकर तीनों हमलावरों तक पहुंची। वारदात को अंजाम देने के पीछे तीनों बदमाशों का मकसद इलाके में धाक जमाना बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस के चंगुल में फंसते ही अब ये तीनों अपराध को ही पाप बताने लगे हैं। और एक बड़ी खबर आपको मुरादाबाद से बताते हैं, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पीतल कारोबारी से बड़ी लूट के मामले में ये जो बदमाश थे वो वांछित थे। पुलिस और जो अपराधी थे उनकी फायरिंग होती है, उनके बीच में आमने सामने ये लड़ाई होती है और उसके बाद में इन कारोबारियों को, ये जो लुटेरे थे कारोबारी से पैसे लेकर फरार हुए थे, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 15 लाख रुपए कैश लूट कर ये लुटेरे वहाँ से फरार हुए थे और इसमें से 4,82,000 की नकदी और जेवरात फिलहाल पुलिस ने इन चोरों से बदमाशों से बरामद कर लिए हैं, लेकिन बाकी का जो नकदी है उसके बारे में जानकारी हासिल की जा रही है। बताया जा रहा है कटघर इलाके में ये मुठभेड़ हुई है। अब इन बदमाशों से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। 15 लाख कैश और लाइसेंसी रिवॉल्वर भी इनसे बरामद की गई है। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बदमाशों से पिस्टल की बरामद की हुई और कैश भी मिला है। जबकि मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटघर और एसएचओ कटघर पीतल नगरी के आसपास चेकिंग कर रहे थे, तभी एक प्लेटिना बाइक पे 2 व्यक्ति संदिग्ध दिखे और उसको रोक करके चेक करने का प्रयास किया गया। ये दोनों वहां से भागे, उसके बाद इनकी घेराबंदी की गई। इन्होंने पुलिस की टीम पर अटैक किया, जवाबी कार्रवाई हुई। इसमें ये दोनों घायल हो गए।